सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आप लोग कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए। कार्यक्रम देखने के साथ जय श्री कृष्णा और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखें। रविवार के कार्यक्रम के लिए अपने प्रश्न भी अवश्य लिखा करिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। 18 जून 1996 दिन मंगलवार, सुबह 9:03 उत्तरायण में अधिक माह में इनका जन्म हुआ है। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिस व्यक्ति का जन्म अधिक माह में हुआ है या फिर अधिक माह में जन्मे लोग अधिक प्रगति करते हैं। बस इतनी सी बात। ये मतलब आपको एक सूत्र है जो कि व्यक्ति के जीवन पे आसानी से घटित होते देखा जाता है। अधिक आषाढ़ माह में इनका जन्म है। उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा हैं जो पापक हैं, और इस कुंडली के लिए वार के अधिपति बनते हैं मंगल देव, जो इस कुंडली के लिए योग कारक भी होते हैं। इसका अर्थ है कि इस कुंडली में मंगल की दशा जातक के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होगी, और उनका मजबूत और अच्छा होना इस कुंडली के योग कारक ग्रह और केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होने से शुभ ग्रह की भूमिका में होंगे, और उनकी दृष्टि भी और उनकी युति भी किसी भी ग्रह के साथ अच्छी होगी। वो कहां बैठे हैं? जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में बैठे हैं। शुभ ग्रह शुक्र की राशि में शुक्र के संग पर बुध के साथ बैठे हैं, जो इस कुंडली के लिए लाभ 12वें के साथ तृतीय के अधिपति हैं। राहु का प्रभाव मंगल, बुध और शुक्र पे है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में व्यय रहेगा। व्यय किसका? तो वीर्य का व्यय क्षय करेगा। व्यय किसका? तो पराक्रम का। व्यय किसका? तो बुद्धि पे है तो बुद्धि का। व्यय किसका? तो ऋण का। अब व्यक्ति गलत जगह पे ऋण लेता रहता है, अतिरिक्त आर्थिक दबावों में भी रहता है, दूसरों को नहीं देना है फिर भी जबरदस्ती उसकी मदद करना चाहता है। यह कई बार अच्छी बात है, पर 12वें भाव में सूर्य और चंद्रमा व्यक्ति के बिस्तर यानी कि सांसारिक सुख की उपेक्षा करवाते हैं, परेशानी करते हैं, और व्यक्ति को कई बार बेवजह की बातों में उलझा देने वाला बना देते हैं। क्रोध और पराक्रम पे व्यक्ति को पराक्रम कई बार जहां नहीं करना है वहां पे भी व्यक्ति अपनी ऊर्जा क्षय करता रहता है। मंगलवार शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा पापक पुनर्वसु नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। अब आपको मैं बड़ी अच्छी बात बताऊं, शास्त्र के आधार पे पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोग, इस नक्षत्र के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं। यह बड़ा शुभ नक्षत्र माना जाता है, लेकिन इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को सामान्यतया जीवन में कभी कभी बहुत भयंकर तेज बुखार की स्थिति बनती है, और कई बार इन्हें आधे सर का दर्द भी परेशान करता है। छोटी मोटी बीमारियां सामान्य होती हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ज्यादा बीमार नहीं होते, पर अपने इस छोटी बीमारी को भी ठीक करने के लिए व्यक्ति को सदैव ही भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, या अगर हो सके तो इसके लिए सबसे बढ़िया भगवान आदित्य की उपासना करनी चाहिए। ओम अदितये नमः, इस मंत्र का जप सदैव अपने मन में स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान सूर्य की उपासना इस कुंडली के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। कर्क लग्न की कुंडली में धन भाव के अधिपति होकर के सूर्य बैठे हैं जाकर के 12वें भाव में। धन बचाने में दिक्कत होती है। लग्नेश 12 में व्यक्ति के मति बुद्धि को कई बार डिफरेंशिएशन में लेके जाते हैं, परेशान करते हैं और बीमार भी बनाते हैं। वो राहु अगर जन्म कुंडली में मंगल, शुक्र और बुध को नहीं देखते, और वहां से बैठ करके अगर वो सप्तम भाव को नहीं देखते, एकादशवें के साथ भाग्य भाव को नहीं देखते, तो ये कुंडली और भी ज्यादा अच्छी सिद्ध हो सकती थी। जरा विचार करिए, जन्म कुंडली के भाग्य भाव पे ही शनि राहु केतु का प्रभाव है, और भाग्य भाव के अधिपति 6वें भाव में स्वग्रही व्यक्ति के जीवन में नौकरी का योग तो लगा रहे हैं, साथ ही साथ इनको अपने अधिकारों की सुरक्षा करने वाला इंसान भी बना देते हैं। वहां से बैठ करके उस गुरु की 5वीं दृष्टि दशम स्थान पे नौकरी का सुख देगी। 7वीं दृष्टि चंद्रमा और सूर्य पे देखने से गज केसरी का निर्माण तो नहीं होगा, पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को बड़ा ही शांत और सरल बनाएंगे। लेकिन चूंकि केंद्र खाली है, इस वजह से मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और चूंकि केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं होने के बाद गुरु और सूर्य भी दोनों व्यय, दुह स्थान या रिस्फ भावों में बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन का आरंभ कई बार 25 से 26, 27, 28 वर्ष तक भटकाव में रहता है। उसके बाद व्यक्ति को आय का नया स्रोत मिलता है। इतना ही नहीं,
यहाँ पे चतुर्थ स्थान के अधिपति और एकादशवें स्थान के अधिपति होके शुक्र पापी भाव के अधिपति होने के कारण व्यक्ति को महत्वाकांक्षा और कई बार अपने लीगेसी वाली वस्तुओं पे अत्यधिक व्यय करने वाला भी बना देते हैं। गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे को देखना व्यक्ति में धार्मिकता का संचार करेगा। उस गुरु की नमी दृष्टि जन्म कुंडली के धन भाव पे और धनेश के ऊपर भी पड़ रही है। इस वजह से व्यक्ति अकारण ऋण न ले और अगर बन पड़े तो अपने पेट का ख्याल सदैव ही करता रहे। दाम्पत्य का सुख बहुत अच्छा है। पत्नी अगर जो दुश्मन बन गई तो फिर आप उनसे जीत नहीं सकते, लेकिन इस कुंडली में पत्नी का सुख बहुत अच्छा है, पत्नी का उपभोग बहुत अच्छा है। याद रखिएगा, किसी भी भाव के 12वें भाव से उसका उपभोग देखा जाता है। और जब जन्म कुंडली में सप्तम भाव के ठीक पिछले भाव में गुरु स्वग्रही अगर बैठे हैं, डिग्री के हिसाब से भी 20 डिग्री के हैं, वक्री होने से थोड़े दूषित भी हो रहे हैं, पर फिर भी वहां पे किसी भी प्रकार की मैं अतिरिक्त कमजोरी नहीं कहूंगा। हाँ, निश्चित रूप से वक्री होने से ग्रहों में थोड़ी परेशानी आती है जो यहां देखने को मिलेगी। हालांकि फिर भी व्यक्ति के पास अपनी समस्या को सुलझाने के लिए उसका दिमाग और उसकी बुद्धि सदैव ही जागृत रहेगी। अपनी समस्याओं पे मंथन और चिंतन करने की प्रवृत्ति देती है। व्यक्ति गलत संगति में न जाए, इसका खासा ख्याल रखना होगा। शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति खाओ पियो मस्त रहो अपने आप में मशगूल रहता है। कई बार अपने कमरे में ही रहता है और घर से बाहर भी निकले तो कई बार झगड़े फसाद की स्थिति में भी चला जाता है। 12वें भाव में सूर्य चंद्रमा ठीक नहीं होंगे। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना चाहिए। कुंडली अभी अगर विवाह किसी से भी करना हो तो मिथुन राशि, वृषभ राशि और तुला राशि के साथ अगर बन पड़े तो मकर राशि की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। धन कमाने के लिए पश्चिम की दिशा बहुत अच्छी रहेगी, पूरब की दिशा भी बहुत अच्छी है धन कमाने के लिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में विदेश से लाभ तो उतना बढ़िया नहीं है, पर अपने जन्म स्थान से और अपने माता से फायदा आपको बहुत उच्चतम स्तर का मिलने वाला है। गुरु को शनि ने देखा है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कई बार लॉ के क्षेत्र में सफल होते देखा जाता है। राजनीति में इंटरेस्ट उसका होता है, लेकिन भाग्य भाव में शनि राहु केतु का प्रभाव भाग्य के प्रभावों को कमजोर कर रहा है। बुध के ऊपर शनि की दृष्टि बुध को पीड़ित और परेशान कर रहे हैं। इस कारण से बुध की दशा में व्यक्ति को मेरुदंड से संबंधित समस्या होती है, कई बार घुटनों से संबंधित समस्या होती है और नसों से संबंधित समस्या बुध देते हैं अपनी दशा में, जो कि अभी चल रही है। किसी भी अवस्था में ये बात हमेशा ही याद रखनी होगी कि जब जन्म कुंडली के केंद्र में अगर ग्रह नहीं है, खाली रहना भी भावों का ठीक माना जाता है। जैसे तीसरा भाव खाली हो, छठा भाव खाली हो, 8वां भाव खाली हो, 9वां भाव खाली हो, तो इससे कुंडली कमजोर नहीं पड़ती। पर कभी भी केंद्र रिक्त नहीं होना चाहिए। अगर केंद्र रिक्त हो जाएगा तो फिर आप इसको ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एक सैटेलाइट भेजा जाता है, मतलब वो क्या बोलते हैं, आकाश में जो भेजा जाता है ना बाहर, तो उसमें जो ईंधन डाला जाता है वो प्रणोदक, तो उस सैटेलाइट के पीछे जो ईंधन डाला जाता है वो ईंधन ही हमारी कुंडली के केंद्र होते हैं। और जब उस सैटेलाइट को ईंधन नहीं दिया जाएगा, प्रणोदक नहीं डाला जाएगा, तो वो कुंडली को ऊपर या प्रगति करने से बाधित करते हैं या परेशान करते हैं। केंद्र में किसी न किसी तरीके से ग्रहों का होना अति उत्तम होता है। भले अलग बात है कि अभी मैंने केंद्र के ऊपर एक कार्यक्रम बनाया था कि केंद्र में शनि, मंगल, राहु और केतु जब बैठ जाते हैं तो उस व्यक्ति से एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं, आपको अब मेहनत ज्यादा करनी होगी। लेकिन अगर जन्म कुंडली के केंद्र में शुभ ग्रह यानी कि गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये 4 ग्रह अगर बैठे हैं तो यह बात विश्वास से कही जा सकती है कि व्यक्ति का जीवन ठीक है। मतलब वो ढर्रे पे चलेगा, वो परेशान नहीं है और उसको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी होगी। यह अपने आप में एक अच्छी बात होती है। इसके अतिरिक्त त्रिकोण भी अधिकतर, जैसे पंचम भाव यहां पे खाली नहीं है, खाली है, लेकिन पंचम भाव पे कम से कम पंचमेश देख रहे हैं, भाव बलवान हो गया ना, क्योंकि पंचम भाव के कारक स्वग्रही हैं गुरु। अलग बात है कि छठे में है तो थोड़ी बहुत रिक्तता रहेगी, और पंचम भाव के अधिपति पंचम को देख रहे हैं। पंचम भाव पे 2 शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो पंचम भाव और बलवान हो गया। यानी कि इस कुंडली में पंचम भाव की स्थिति बहुत अच्छी है, जहां से संतान का, विवाह का, सुख का, बुद्धि का, प्रेम का, रिकॉग्निशन का, समाज में प्रतिष्ठा का,
ये इस सभी मामलों में व्यक्ति चिंतित भी है, और अगर वो चिंतित है तो उसको उसका सुख मिलेगा। और दूसरी, अगर जन्म कुंडली में नवम बात करते हैं, नवम भाव की, तो इस भाव के अधिपति स्वग्रही हैं और कारक स्वग्रही, अधिपति प्रतियोगिता में चले गए, उस पे सूर्य और चंद्र की दृष्टि पड़ गई, राहु से केंद्र में हो गए, और मंगल एक अन्य पापक ग्रह नहीं, इस कुंडली के लिए मंगल शुभ ग्रह होंगे, योग कारक ग्रह हैं। तो भाग्य भाव के अधिपति पे पंचम भाव के अधिपति मंगल की दृष्टि 8वीं पड़ गई, है ना। मंगल की पहली चौथी दृष्टि मित्र की बहुत अच्छी है, मंगल की 7वीं दृष्टि अपनी राशि पे, मंगल की 8वीं दृष्टि गुरु पे जो भाग्य भाव के अधिपति हैं। इसका अर्थ होगा कि पंचम भाव के अधिपति पे नवम भाव के अधिपति की दृष्टि, या नवम भाव के अधिपति गुरु पे मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ गई। इससे फायदा क्या होगा कि व्यक्ति जब कभी भी कोई काम करने चलेगा तो उसमें उसका भाग्य साथ रहता है। अब व्यक्ति यह शिकायत नहीं करेगा कि मुझे मेरे भाग्य का बल नहीं मिलता या मेरा भाग्य साथ नहीं देता। इसका अर्थ है कि आपके साथ आपके भाग्य का बल है। अब भाग्य क्या है, प्रश्न उठता है कि भाग्य है क्या। तो भाग्य कोई अलग से कोई चिड़िया का नाम नहीं है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद ही आपका भाग्य है ना। आपके पूर्वज आपसे कितने संतुष्ट हैं और आपको आपके पूर्वजों का कितना आशीर्वाद मिला है, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके पितामह, आपके प्रपितामह, इन लोगों का आशीर्वाद आपको कितना मिला है। आप जिस वंश और कुल परंपरा में जन्म लिए हैं, उस वंश और कुल परंपरा के आदि गुरु जो हुए, जो पूर्वज हुए, उनका आशीर्वाद कैसा है। जहां से हम पितरों की बात करते हैं, जहां से हम देवताओं की बात करते हैं, जहां से हम फॉर्चून की बात करते हैं, उस भाव के अधिपति ठीक हैं। और दूसरा, उस भाव पे शनि और केतु की दृष्टि है। इसका अर्थ होगा, अब जरा इसको ध्यान से समझना होगा कि शनि यहां नीचा विलासी है और इस कुंडली के मारक हैं। दोनों अच्छे भावों के अधिपति नहीं है शनि, और वही अब राहु केतु के संपर्क में, और इन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। मतलब भाग्य भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसका अर्थ है कि शनि जो हैं वो किसी भी शुभ ग्रह से प्रभावित नहीं होने के कारण उल्टे इस कुंडली के मारकेश होते हैं शनि प्रबल मारक, और बुध को देख रहे हैं जो कि 12वें भाव का अधिपति और पराक्रम भाव का अधिपति है। इसका अर्थ होगा कि अष्टम भाव के अधिपति ने तीसरे और 12वें भाव के अधिपति बुध को देख करके इन भावों में अतिरिक्त ऋण पैदा किया है। या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा और जितना उसके पास व्यय होना चाहिए, उसमें अब वो मंद लाएंगे, व्यय बढ़ाएंगे, निगेटिविटी देंगे, या व्यय के कारण व्यक्ति के जीवन में, जिम्मेदारियों के कारण व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होगा। रही बात तो इस शनि के कारण जो निगेटिविटी प्राप्त हो रही है जातक के जीवन में, तो किस तरीके की, तो यहां आपको पराक्रम ज्यादा करना पड़ रहा है और यहां अतिरिक्त दबाव में हैं आप। और दूसरा, ये शनि नीचा विलासी हैं, मतलब 12 नंबर की राशि में शनि देव मीन राशि में, और 1 नंबर की राशि में, मतलब उनकी यात्रा, अब यहां पे शनि जो हैं वो 12 डिग्री के हैं। हालांकि अभी बहुत समय लगेगा उनको मीन राशि की तरफ बढ़ने में, मेष राशि की तरफ बढ़ने में, लेकिन फिर भी ग्रह जब नीच की राशि की तरफ बढ़ने वाला होता है तो कुछ न कुछ परिणाम निगेटिव देने लगता है। और उसी तरीके से ग्रह जब उच्चाभिलाषी होता है, अगर मान लीजिए गुरु, अगर यही शनि कन्या राशि में बैठे होते तो 7 नंबर में वो उच्च की होने लगते हैं। तो अगर वो कन्या राशि में बैठे होते तो पॉजिटिव होते, लेकिन यहां शनि मीन के हैं तो मेष की तरफ बढ़ रहे हैं। भले ही अभी उनको समय है, पूरी आधी यात्रा बाकी करनी है ना। तो इस अवस्था में शनि का जरूर ही व्यक्ति के भाग्य को प्रभाव कमजोर मिलेगा। उसको कई बार भाग्य का साथ थोड़ा कमजोर सा मिलता है, नौकरी वगैरह में, उच्च शिक्षा में, धर्म देने में, सेवा करने में, लोगों का जो सपोर्ट मिलता है, नौकर चाकर, भूमि भवन वाहन, और जो आप जितनी भी चीजें करते हैं, ये इन सभी चीजों में थोड़ी कमजोरी मिलेगी। ये शनि के कारण होगा। मतलब अगर हमें हमारे भाग्य को तीव्रता देनी है, उसको और भी ज्यादा श्रेष्ठ बनाना है, तो हमें धर्म करना होगा। और शनिदेव चूंकि बैठे हैं, इस वजह से हमें इस बात का खासा ख्याल रखना होगा कि हम अपने कर्तव्यों से विचलित ना हो। अधिकार से ज्यादा आपको कर्तव्य समझना होगा, और इतना ही नहीं, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमें हमारे कर्मों से फल की चिंता नहीं करनी है। क्योंकि शनिदेव का ये प्रण होता है कि अगर जो मेरी दशा में या जिस भाव में मैं बैठा हूं, उस भाव से संबंधित अगर जरा भी आपने फल की चिंता की तो शनिदेव बट्टा काट देते हैं। ऐसी अवस्था में हमें निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पे ही फोकस करनी होती है, सिर्फ काम करते जाना है। शनिदेव वंश के कर्म होते हैं, और इतना ही नहीं, वो आपको यह भी बताते हैं कि व्यक्ति कितना कटिबद्ध है, कितना प्रतिबद्ध है और कितना रिस्पॉन्सिबल है। वो ये भी बताते हैं, जब जन्म कुंडली में उच्च के होते हैं तो व्यक्ति न्यायप्रिय हो जाएगा,
फिर वो सत्य और असत्य के बीच के अंतर को समझने वाला होता है और सदैव न्याय का पक्षधर होता है। मतलब अब हमें शनि के नीचाभिलाषी होने के कारण और राहु और केतु के संपर्क में आने के कारण हमें अब किसी को भी दान, पुण्य, होम, मंत्र, जप या किसी की भी मदद करने से पहले आराम से किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं। आप चुपचाप अपना धर्म करते रहिए, किसी को कानो कान खबर ना लगे। दान, गुप्त दान करना चाहिए। अपनी संपत्ति को लेकर के एक्स्ट्रा जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए। अपने कर्तव्यों को समझने की ताकत विकसित करनी होगी। सत्य के पाले में जाने का बल बढ़ाना होगा। आप कभी गलत नहीं कर सकते। जो समाज के निचले तबके के छोटे कर्मचारी हैं, कलीग वगैरह हैं, जो कनिष्ठ वर्ग के कर्मचारी हैं, उनके साथ आपको संपर्क अच्छा रखना होगा। मास वोट जो है, जो समाज का निचला तबका है, जहां से बहुत सारी सहायता आपको नहीं मिल रही है, उन लोगों को खुश करना चाहिए। ऐसी अवस्था में व्यक्ति गरीबों की सेवा कर सकता है, जरूरतमंदों की सेवा कर सकता है, कंबल का दान कर सकता है, सरसों तिल का दान कर सकता है, आक के पुष्प का दान कर सकता है, बजरंग बली की पूजा कर सकता है, सूर्यार्घ दे सकता है, नियमित हो सकता है, कर्म के फल की चिंता नहीं कर सकता। ये बेसिक जो काम है वो आपको आपकी इस कुंडली से करनी होगी। इसके अतिरिक्त नवांसा कुंडली में मंगल और बुध का बैठना ये थोड़ी बहुत गर्माहट पैदा करेंगे, और गुरु और शनि का बैठना यहाँ पे व्यक्ति के कारोबार को, कई बार अगर व्यक्ति व्यापार भी करता है तो निश्चित रूप से उसमें उच्च के शनि का काम न्याय देने का होगा। और कई बार व्यक्ति पत्नी से जोड़ करके, पत्नी को जोड़ करके, पत्नी के साथ जोड़ करके अपना कारोबार आगे बढ़ा सकता है। पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा बल नहीं है, इस वजह से कोशिश करिए खुद के बल पे मेहनत करके आगे बढ़ने की। इस कुंडली में वृश्चिक और मीन राशियां और इसके अतिरिक्त वृषभ राशि भी कुछ हद तक आपका फायदा दे सकती है आपको। आपकी कुंडली के लिए शुभ अंक 5 रहेगा। शत्रुता न करें कभी भी मेष, सिंह और धनु वालों से। धन कमाने के लिए पूरब और पश्चिम की दिशा बहुत अच्छी रहेगी। नक्षत्र के आधार पर उत्तरा भाद्रपद, रेवती और रोहिणी के साथ मृगशिरा और पुनर्वसु ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। वर्ष में एक बार, चूंकि आपकी कुंडली का केंद्र खाली है और यहां पे शनि बैठे हैं सप्तम स्थान में, इस वजह से तुलादान आवश्यक रूप से करना होगा। अभी बुध की दशा है, व्यय से बचना चाहिए, गलत मित्रता से बचना चाहिए, श्रेष्ठ लोगों का संपर्क रखना होगा और समाज के वरिष्ठ लोगों से, जो समाज का उच्चतम वर्ग है, जैसे पदाधिकारी, नेता, जो विधायक वगैरह हैं, इन लोगों से, और प्रोफेसर हो जाएं, जो जज वगैरह हैं, इन लोगों से संपर्क साधने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये 12वां भाव है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म भाव का अधिपति धर्म को देख रहा है, अर्थ भाव में अर्थ के अधिपति बैठे हैं, काम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शनि नीचाभिलाषी है, पत्नी के साथ संपर्क ठीक रखना होगा, और मोक्ष भाव यहाँ के अधिपति भी परेशान कर रहे हैं। 12वें भाव में सूर्य, और यहाँ पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फिर इसके बाद धर्म आ जाता है, तो धर्म भाव में ही फिर धर्म के, मतलब एक श्रेणी में आने के बाद, एक अवस्था में आने के बाद आपको अपने धर्म की गति को बढ़ाना होगा। दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा, गंगा जल, गंगा जी की सेवा, गंगा जल की सफाई, गंगा के तटों की सफाई, गाय माता की सेवा, पुरखों की पूजा, अमावस्या के दिन पितरों की उपासना, पितरों को दान देना, पितरों के निमित्त दान देना, ब्राह्मणों की आराधना, गाय माता की सेवा, ये सब जितना हो सके ये सब निश्चित रूप से निरंतर चलता रहे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष भाव में चंद्रमा और सूर्य बैठे हैं ऐसी अवस्था में, और आपकी कुंडली में 6वें भाव में गुरु हैं। ये व्यक्ति को, मैंने अभी थोड़े दिन पहले कार्यक्रम में बात कही थी कि जिस व्यक्ति की कुंडली में 6वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बलवान होकर के बैठे हों, वो व्यक्ति मृत्यु के बाद देवता लोक में जाता है, देवलोक में उसकी गति होती है। अपने ग्रहों के स्थिति को समझिए, अपने कर्म को सही करिए, जितना ज्यादा हो सके शुद्ध रहिए, मांसाहार आप नहीं खा सकते, जितना ज्यादा हो सके बेहतर बनने की कोशिश करिए। आपको अपने व्यवहार को और भी ज्यादा सामरिक बनाना है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में नवांसा के बाद दशमांसा कुंडली में 12वें शुक्र और गुरु और सूर्य का प्रभाव यहां पे थोड़ी सी परेशानी भी दे रहा है। लग्नेश का जन्म कुंडली में अष्टम भाव में जाना कारोबार में आरंभ में दिक्कत देंगे। धीरे 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 जो काम चुन लिए हैं उसमें लगातार बन के रहिए, ये मेरी राय होगी। बार बार काम बदलना, बार बार फिक्कल माइंडेड होकर के किसी काम को बीच में छोड़ देना, लगातार मैत्री में न रहना, बार बार मित्रता बदल लेना, बार बार जो है वो व्यवहार और स्वभाव में बदलाव, ये बिल्कुल आपको नुकसान में लेके जाएगा। स्वभावतया ये कुंडली चंद्रमा 12वें जाने से, गुरु के 6वें भाव में जाने से, सूर्य के 12वें भाव में जाने से व्यक्ति को विकल, चिंतित, हठी, क्रोधी, गुस्सैल, कामी और कई बार व्यक्ति संतति के प्रभावों से कमजोर साबित होता है। ब्रह्मचर्य का पालन। क्लियर है? दशाओं के क्रम में इस कुंडली के लिए गुरु की दशा अच्छी रहेगी और शुक्र की दशा भी अच्छी रहेगी।
होरा चक्र के आधार पे आपकी कुंडली में बुध, चंद्रमा और गुरु की दशा निश्चित रूप से बहुत अच्छी रहेगी। बुध की दशा 12वें के अधिपति हैं, शनि से दृष्ट हैं, राहु से दृष्ट हैं। इस वजह से स्वास्थ्य में इन सभी चीजों का ध्यान रखना होगा। अतिरिक्त व्यय से बचिए, गजेट वगैरह और बहुत ज्यादा लिगेसी पे खर्च ना करिए, शांत रहिए। इस कुंडली में शुक्र की दशा में माता को नॉमिनी बना करके अपने ऊपर बीमा वगैरह पॉलिसी वगैरह कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुध की दशा है, शनि राहु केतु का प्रभाव भाग्य भाव में है। इस वजह से बुढ़ापे के लिए निश्चित रूप से हमें धन का संचय करना होगा। बुध की दशा के लिए बता दूं, गणपति की पूजा, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, गणेश चतुर्थी का व्रत, दूर्वा का अर्पण करना। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम बनाया था, कार्यक्रम तो चला नहीं क्योंकि मेरे कार्यक्रम पता नहीं चलते नहीं है। उसमें मैंने बात कही थी कि जो व्यक्ति प्रत्येक दिन शमी पत्र गणेश जी को अर्पित करता है उसको कोई कष्ट नहीं होता है जीवन में। इस बात को याद रखिए। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा, जिसका थंबनेल था जीवन के सभी कलेशों का जो है वो समापन सिर्फ एक उपाय से हो जाता है, और ये निश्चित रूप से बहुत शास्त्रोक्त उपाय है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं। माता पिता में से अगर बात कहूं तो पिता बीमार दिख रहे हैं, पिता का सुख भी ठीक है। आप चाहें तो अपने पिता का कारोबार भी संभाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त वाहन वगैरह का सुख आरंभ में थोड़ा देर से है, बाद में चल करके अच्छी है। आरंभ में अगर सेकंड हैंड भी मिल रहा है तो ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त भाग्य का सुख बहुत अच्छा है, वाहन वगैरह के सुख में कोई दिक्कत वैसे नहीं है। संतति वगैरह में भी आपकी कुंडली संतति में से भाग्यशाली है। और इसके आधार पर एक बात कर दूं तो शनिदेव की पूजा करिए, सरसों तेल का दान करिए। इसके साथ साथ विद्या अध्ययन वगैरह में आपकी कुंडली ठीक है, किसी न किसी तरीके से विद्या अध्ययन पूरी हो जाएगी। उच्च शिक्षा में थोड़ी बाधाएं दिखेंगी। ये कुंडली व्यापार कर सकती है, खास करके अपने पिता का व्यवसाय भी इस कुंडली में संभाला जा सकता है। या अगर पिता व्यवसाय, हालांकि इस कुंडली में जो बात दिख रही है उसमें पिता से फायदा व्यक्ति को है, तो यहां पे शुक्र और मंगल के एक साथ बैठने से व्यक्ति आजकल की आधुनिक वस्तुओं से संपर्क में आकर के कोई भी कारोबार कर सकता है, जैसे कपड़े का, जरी का काम, कपास का काम, इस तरीके का कोई भी काम व्यक्ति कर सकता है। फैशन और कॉस्मेटिक चीजों का कारोबार भी इस कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन पहले आपको नौकरी की कोशिश करनी चाहिए। नौकरी के 100 से भी ज्यादा प्रतिशत योग बने हैं। मेहनत आपको सिर्फ केंद्र खाली होने के कारण ज्यादा करनी पड़ेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।